गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के अंतर्गत मध्य अमेरिका से संबंध रखने वाले तथ्यों पर चर्चा करूंगा। यह जो क्लास है विशेष तौर पर सभी महाद्वीपों की इसमें चर्चाएं की जाएंगी कालक्रम से, और इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस श्रृंखला भी चला रहे हैं, जिसको हम लोग क्रम से देखा जाए। सबसे पहले उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है, फिर वहाँ पर हमने जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी की चर्चा वर्तमान में चल रही है। तो आप एक साथ दो सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला यहाँ पर तथ्यात्मक ज्ञान है कि सबसे पहले तो यह समझना है मध्य अमेरिका किसे कहते हैं, किसे केंद्रीय अमेरिका कहते हैं, किसे लैटिन अमेरिका कहते हैं, किसे आंग्ल अमेरिका कहते हैं। अगर हम बात करें आंग्ल अमेरिका की, तो सबसे पहले आपको कनाडा और यूएस इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ये दोनों मिलकर के जो फॉर्म करते हैं, इनको कहते हैं आंग्ल अमेरिका। इसको क्या कहते हैं? आंग्ल अमेरिका। इसके पश्चात जब आप मैक्सिको प्लस ये नीचे वाले सब जो पार्ट हैं इनको जब ऐड करते हैं, इसको कहते हैं मध्य अमेरिका। क्या कहते हैं? मध्य अमेरिका। और इसी में अगर मैक्सिको को हम छोड़ दें तो ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, ए वाला, इसको कहते हैं केंद्रीय अमेरिका। तो मध्य अमेरिका में केंद्रीय अमेरिका इंक्लूड होता है, और इसके ऊपर मैक्सिको के ऊपर कौन सा है? आंग्ल अमेरिका। और नीचे जो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ही जब हम मैक्सिको को और कह सकते हैं केंद्रीय अमेरिका को ऐड कर देते हैं तो वहां पर लैटिन अमेरिका का फॉर्मेशन होता है। इस आधार पर यहां पर मध्य अमेरिका के विषय में तथ्यात्मक ज्ञान ये दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा से दक्षिणी अमेरिका के कोलंबो तक का क्षेत्र मध्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। अर्थात यहां से लेकर के ये जो पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, यह कहलाता है मध्य अमेरिका। साथ में उसे निम्नलिखित विभागों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। जैसे इसका पहला पार्ट है मैक्सिको। तो मैक्सिको क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ऐसा मध्य अमेरिका के विषय में लिख रहा है, ना कि पूरे उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। यह मध्य अमेरिका के विषय में है। साथ में अगर हम केंद्रीय अमेरिका की बात करें तो केंद्रीय अमेरिका के अंतर्गत हमको अनेक छोटे देश एवं कैरेबियन सागर या उसके निकट अनेक छोटे एवं बड़े द्वीप ये सब सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, मध्य अमेरिका में एक तो मैक्सिको आ जाता है, एक आपका यह सेंट्रल अमेरिका के पार्ट आ जाते हैं, और दूसरा यहाँ पर कैरेबियन देश आते हैं। तो ये सब मिला के मध्य अमेरिका का फॉर्मेशन होता है। तो आइए अगला तथ्यात्मक ज्ञान, यहाँ पर जो केंद्रीय अमेरिका होता है, केंद्रीय अमेरिका के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? तो मैक्सिको के दक्षिण पूर्व, ध्यान रखिएगा, मैक्सिको के दक्षिण पूर्व में उत्तरी अमेरिका महादेश संकीर्ण होकर एक पतली जलसंधि के द्वारा, पतली जल संधि, यहाँ पर जल संधि नहीं बल्कि स्थल संधि है। जैसे जल संधियाँ होती हैं कि दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती हैं, वैसे स्थल संधियाँ होती हैं जो दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ती हैं। तो यहाँ पर जो पनामा स्थमस है, यह कह सकते हैं कि दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ती है, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। तो यही कह रहा है कि मैक्सिको के दक्षिण पूर्व में उत्तरी अमेरिका महादेश संकीर्ण होकर एक पतली स्थल संधि के द्वारा दक्षिणी अमेरिका महादेश से जुड़ती है। इस पूरे क्षेत्र को केंद्रीय अमेरिका के रूप में जाना जाता है। अर्थात यहाँ का जो पार्ट अब प्रारंभ होता है यहाँ से और यहाँ तक का, यह आपका कहलाता है केंद्रीय अमेरिका। साथ में इस भाग में पांच देश में कौन कौन से यहाँ पर चर्चा कर रहा है, जिसमें है ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ और पनामा। ये ऐसे राष्ट्र हैं कि जिनकी सीमाएं, मतलब इनका एक तट प्रशांत महासागर पर है तो एक तट अटलांटिक महासागर पर है। अर्थात अगर हम बात करें ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला के एक तरफ आप देखिए यहाँ प्रशांत है तो यहाँ अटलांटिक है। इसी प्रकार अगर दूसरे की हम बात करें जिसका नाम होंडुरास है, तो होंडुरास के एक तरफ आप देखेंगे अटलांटिक है तो एक तरफ आप देखेंगे पैसिफिक ओशन है। इसी प्रकार जो कोस्टारिका है, कोस्टारिका के भी एक तरफ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अटलांटिक और दूसरी तरफ मिल जाएगा पैसिफिक ओशन। इसी प्रकार जो निकारागुआ है, निकारागुआ के भी दोनों तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा
निकारागुआ के दोनों तरफ, एक तरफ आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर और एक तरफ मिलेगा प्रशांत महासागर। पनामा के भी एक तरफ अटलांटिक है तो एक तरफ प्रशांत है। लेकिन इसी सेंट्रल अमेरिका में दो ऐसे राष्ट्र हैं कि जिसकी सीमा या तो अटलांटिक से जुड़ती है या तो पैसिफिक से जुड़ती है। उसमें एक जो आता है इसका नाम है यल सल्वाडोर। क्या नाम है? यल सल्वाडोर। अब यल सल्वाडोर आप देखिए यहाँ पर है, ये तट पर है, अर्थात इसका तट केवल प्रशांत से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? प्रशांत से। तो यल सल्वाडोर केवल प्रशांत से अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पर एक मिलता है जिसका नाम है बेलीज। क्या नाम है? बेलीज। ये बेलीज केवल अपनी सीमा किससे साझा करता है? तो अटलांटिक महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। ऐसा भी हमसे तथ्यात्मक ज्ञान कभी कभी आयोग पूछ लेता है कि कौन से ऐसे केंद्रीय अमेरिका हैं, मतलब दो ऐसे केंद्रीय अमेरिकी राष्ट्र हैं कि जो केवल एक महासागर से संबंध रखते हैं। तो ऐसा प्रश्न कभी काल पूछा जाता है। तो इन तथ्यात्मक ज्ञानों को बहुत ध्यान से समझना है, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला जो पार्ट है यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले मध्य अमेरिका में जो सबसे बड़ा राष्ट्र है उसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको का जो टोटल एरिया है आप देख सकते हैं 19,72,547 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है, यह राजधानी आपको मिलती है मैक्सिको शहर। या देखिए मैक्सिको आपको राष्ट्र मिलता है जो काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक इसकी बाउंड्री आती है। और यही में आपको मिलते हैं मैक्सिको सिटी। क्या मिलती है? मैक्सिको सिटी। ये जो मैक्सिको सिटी है या इसकी राजधानी है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है अगर हम बात करें तो 14 डिग्री 30 मिनट उत्तर से, मतलब यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री है 14 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होती है और यहाँ की जो बाउंड्री है ये है 32 डिग्री 40 मिनट उत्तर तक। इसी प्रकार जो इनका देशांतरीय विस्तार है तो दोनों पश्चिम में ही, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसकी सीमा है यह आपको मिलती है 86 डिग्री 50 मिनट। और जो इसकी इस तरफ की सीमा सबसे लास्ट वाली मिलती है ये है 117 डिग्री 10 मिनट पश्चिम। तो यह इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है। साथ में अगर हम इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 100.4 मिलियन होती है। यहाँ की जो भाषा है स्पेनिश है। फिर स्पेन के लोगों की जो मतलब लैटिन भाषाएं लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको लैटिन अमेरिका में हम जोड़ देते हैं कालांतर में। हाँ, फिर अगला तथ्यात यहाँ पर है मध्य अमेरिका का जो संघीय गणराज्य मैक्सिको कितने में? मध्य अमेरिका का जो यह राष्ट्र है अर्थात संघीय गणराज्य मैक्सिको, यह 1821 में स्वाधीन हुआ है, अर्थात इसकी आज़ादी बहुत पहले की है। इस देश में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, अतः मैक्सिको खाद्यान्न का आयात करता है। जब कृषि के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होंगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमको खाद्यान्न की जो आवश्यकताएं हैं उसका आयात करना पड़ता है। और जो यहाँ पर मुख्य कृषि उपज है उसमें मक्का है, चावल है, गेहूं है और गन्ना है। समुद्र में मछली पकड़ना भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्यम है, मतलब इस पर इनकी जीविका चलती है। मैक्सिको संसार में चांदी, गंधक और फ्लोराइड का मुख्य उत्पादक है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, चांदी, गंधक और फ्लोराइड का मुख्य उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो मैक्सिको है। अन्य खनिज यहाँ पर कौन कौन से, जैसे कोयला है, सीसा है, जस्ता है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है और यूरेनियम। हाल के वर्षों में मैक्सिको पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश बना है, ऐसा भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। साथ में यहाँ पर अगर मैक्सिको शहर की बात करें जो मैक्सिको स्टेट की राजधानी है, तो यहाँ पर मैक्सिको शहर है, ये मैक्सिको सिटी है। यह देश की राजधानी है जो उच्च बेसिन पर अवस्थित है। साथ में विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये महानगर है। विश्व के सबसे बड़ा महानगर एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरों में से एक, वर्तमान में विश्व के सबसे अधिक प्रदूषण वाले शहरों में एक है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जितने विश्व के प्रदूषित शहर आते हैं जिसमें दिल्ली का भी नाम शामिल है, उसमें मैक्सिको का यह मैक्सिको शहर भी शामिल है। ऐसा हमको ज्ञान होना चाहिए कि जो बड़े महानगर हैं एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें इसका भी नाम दर्ज है और प्रदूषण के नाम पर भी इसका नाम दर्ज है। ऐसा हमको ज्ञान होना चाहिए। अगला अगर हम राष्ट्र की बात करें तो अगला जो छोटा राष्ट्र मिलता है ये है ग्वाटेमाला। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये है ग्वाटेमाला, ये है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला का जो टोटल एरिया है यह है 1,08,889 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी है। तो ग्वाटेमाला इसका मतलब राष्ट्र है और ग्वाटेमाला सिटी इसकी क्या है? राजधानी है।
यहाँ की जनसंख्या 11.7 मिलियन है। भाषा स्पेनिश और रेड इंडियन है, और बोली यहाँ पर मतलब भाषा स्पेनिश है और रेड इंडियन यहाँ की बोली है, ऐसा हमको स्पष्ट रहना चाहिए। फिर ग्वाटेमाला जो गणराज्य है मध्य अमेरिका के पांचों राष्ट्रों में, मध्य अमेरिका के पांचों राष्ट्रों में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, और इसकी जनसंख्या भी इन सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो आप इसकी साइज से ही देख सकते हैं, यह काफ़ी बड़ा है। साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर 50% जो जनसंख्या है यह रेड इंडियन नस्ल की है। रेड इंडियन अर्थात जो अमेरिकी नस्ल है उसी को रेड इंडियन नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कोलंबस जब खोज करने गया था तो खोज करने के दौरान यह सबसे पहले सोचा कि हम भारत पहुंचे हैं, लेकिन वह पहुंच चुका था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, और वह भारत समझ करके यहाँ के लोगों को जो नाम दिया था वह नाम दिया था रेड इंडियन। इसलिए वहाँ की मूल पॉपुलेशन को रेड इंडियन नाम ही दिया जाता है। अर्थात यहाँ की जो 50% पॉपुलेशन है यह रेड इंडियन नस्ल की ही है। और इस देश की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, कृषि प्रमुख यहाँ का उद्यम है, काफ़ी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फसल है। निर्यात की अन्य वस्तुएं जैसे केले, कपास, गोंद, चीनी, मक्का, तंबाकू, फल और मांस इत्यादि का यहाँ से निर्यात किया जाता है। फिर अगला जो राष्ट्र हमें देखने को मिलता है वह है बेलीज। बेलीज काफ़ी छोटा है, यहाँ पर तट पर स्थित एक राष्ट्र है, यह बेलीज। अगर हम बेलीज के विषय में चर्चा करें तो बेलीज की जो राजधानी है ये है बेल्मोपान। क्या है? बेल्मोपान। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेल्मोपान। बेल्मोपान जो है बेलीज की राजधानी है, और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 2,49,183, और यहाँ की जो भाषा है यह है अंग्रेजी। ज़्यादातर यहाँ की भाषाएं तो वैसे स्पेनिश मिलती हैं, लेकिन यहाँ की भाषा आपको अंग्रेजी देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम बेलीज के विषय में चर्चा करें तो बेलीज मध्य अमेरिका का एक गणराज्य है। पहले इसका नाम ब्रिटिश होंडुरास था। वन उत्पादन विशेषतया इमारती लकड़ी का निर्यात प्रमुख है यहाँ पर, अर्थात यहाँ से इमारती लकड़ी का ज़्यादातर निर्यात किया जाता है। चीनी और संतरा व चकोतरा जैसे फल प्रमुख उत्पादन हैं। यहाँ की वन्य जीवों में एक विचित्र जीव जिसका नाम है मेंटी उभयचर स्तनपायी जीव है, और कई प्रकार के रेंगने वाले जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह इक्वेटोरियल बेल्ट के समीप पाए जाने वाले सब राष्ट्र हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत सी वनस्पतियाँ और बहुत से टाइप के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अगले हम राष्ट्र की बात करते हैं। जो अगला राष्ट्र है ये है यल सल्वाडोर। तो यल सल्वाडोर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है यल सल्वाडोर। यल सल्वाडोर की जो राजधानी है ये है सैन साल्वाडोर। तो यहाँ पर सैन सल्वाडोर है, और सैन सल्वाडोर क्या है? इसी यल सल्वाडोर की राजधानी है। तो यल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 6.4 मिलियन। भाषा है स्पेनिश। हमने पहले कहा कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों की भाषा जो है स्पेनिश है। फिर यहाँ पर यल सल्वाडोर जो है मध्य अमेरिका में स्थित है, और यह 1821 में स्वाधीन हुआ था। यह प्रमुखतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो मुख्य फसल है काफ़ी है। आपने बेलीज में भी देखा काफ़ी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर भी काफ़ी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन अधिक होता है। फिर अगर हम बात करें कि देश के कुल निर्यात में आधा निर्यात कॉफ़ी का होता है यहाँ से ही, ऐसा हमको मतलब देश के कुल निर्यात में, मतलब देश के कुल निर्यात का तात्पर्य है कि एल सल्वाडोर से जितनी भी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उसमें से आधी वस्तु जो है यह कॉफ़ी ही अपना कंट्रीब्यूशन करती है। फिर अन्य फसलों में कपास है, मक्का है, चीनी है। मछली पालन का विकास हो रहा है यहाँ पर, एवं देश की निर्यात वस्तुओं में मछली का महत्वपूर्ण स्थान है, यह हमको समझना होगा। साथ में अगर हम अगले राष्ट्र की बात करें तो अगला हमको राष्ट्र जो मिलता है ये है होंडुरास। अब होंडुरास आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है होंडुरास। होंडुरास का एक तट अटलांटिक महासागर से संबंध रखता है, एक तट इसका प्रशांत महासागर से भी संबंध रखता है, अर्थात दोनों तट पर इसकी सीमाएं विद्यमान हैं। देखने पे आपको ऐसा नहीं नजर आएगा, लेकिन आप जब बारीकी से एटलस का परीक्षण करेंगे तो आपको यह तथ्य ज्ञान हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर जो तथ्यात्मक ज्ञान है, इसकी टोटल क्षेत्रफल जो दिया गया है 1,12,088 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है ये है तेगुसीगल्लप्पा। तेगुसीगल्लप्पा डिस्सी जो यहाँ की राजधानी है, यह हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको एक नाम मिल जाएगा, ये है
तेगुसिगुलप्पा। तो तेगुसिगुलप्पा यहाँ की क्या है, राजधानी है, किसकी है, तो होंडुरास की है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 13 डिग्री उत्तर से लेकर के 16 डिग्री 30 मिनट उत्तर तक है, और जो इसका देशांतरी विस्तार है यह 83 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 89 डिग्री 30 मिनट पश्चिम में इसका विस्तार है, अर्थात ऐसे इसका देशांतरीय विस्तार है। फिर यहाँ पर बात करें इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, ये है 6.6 मिलियन। यहाँ की भी भाषा स्पेनिश है। फिर यहाँ की जो मुख्य फसल है ये है केला। देश के निर्यात में 76% भाग इसी का है, अर्थात इस देश का जितना भी प्रोडक्शन मतलब जितना भी निर्यात किया जाता है उसमें 76% अकेले केला का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपको यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए। फिर अगला है काफ़ी, कपास, मक्का और तंबाकू की भी यहाँ पर पैदावार होती है। इमारती लकड़ी बहुतायत में उपलब्ध है और पशुपालन एक मुख्य उद्यम है। यहाँ पर पशुपालन भी होता है, इमारती लकड़ी भी हैं और वनस्पतियाँ भी हैं। साथ में पश्चिमी गोलार्ध में यह सबसे निर्धन देशों में से एक है। ऐसा मतलब पश्चिमी देश का तात्पर्य है, पश्चिमी गोलार्ध का तात्पर्य है। अगर लंदन से हमारी 0 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है तो उसके पश्चिम में हमारे ये सब देश आते हैं। उस पश्चिमी गोलार्ध में जितने भी राष्ट्र हैं, चाहे या उत्तरी अमेरिका के हों चाहे दक्षिणी अमेरिका के हों, उन सभी राष्ट्रों में यह सबसे निर्धन राष्ट्र है, ऐसा हमको आकलन कैलकुलेशन या आंकड़ा प्राप्त होता है। फिर अगले हम राष्ट्र की बात करें तो अगला राष्ट्र हमको मिलता है निकारागुआ। अब निकारागुआ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए है निकारागुआ। अगर हम निकारागुआ के विषय में अध्ययन करें तो यहाँ पर इसकी जो टोटल एरिया है यह है 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है मानागुआ। तो मानागुआ इसकी राजधानी है और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 10 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 15 डिग्री 10 मिनट उत्तर तक है, और इसका जो देशांतरी विस्तार है 83 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 40 मिनट पश्चिम तक इसका देशांतरी विस्तार मिलता है। साथ में यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है यह 5.2 मिलियन और यहाँ की भी भाषा स्पेनिश है तथा अंग्रेजी भी है। फिर हम बात करें निकारागुआ जो गणराज्य है यह मध्य अमेरिका के बीच में स्थित है। साथ में यह 1838 में स्वतंत्र हुआ था और राष्ट्रीय आय का जो मुख्य सोर्स यहाँ पर है यह है कृषि, अर्थात यहाँ के लोगों की जो निर्भरता है यह कृषि पर ही है। यहाँ पर जितने राष्ट्र हैं सबकी मतलब जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं यह पूरी तरीके से कृषि पर आधारित हैं। फिर है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन यहाँ पर कपास है, कॉफ़ी है और गन्ना है, क्योंकि वर्षा जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर कॉफ़ी का भी प्रोडक्शन होता है, कपास का भी होता है और गन्ने का भी प्रोडक्शन होता है। मुख्य जो उद्योग हैं माचिस उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, बियर उद्योग है और प्लास्टिक का सामान भी यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ सोना, तांबा, चांदी, सीसा और जस्ता पाया जाता है। यह केंद्रीय अमेरिका का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। केंद्रीय अमेरिका का सबसे बड़ा या क्षेत्रफल वाला देश है लेकिन जनसंख्या में सबसे कम है, ऐसा भी हमको स्पष्टता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें अगले की तो अगला जो हमको राष्ट्र मिलता है ये है कोस्टारिका। ये है कोस्टारिका। अब कोस्टारिका का दोनों तट, एक तरफ अटलांटिक महासागर है एक तरफ प्रशांत महासागर है। इसका जो टोटल एरिया है 51,100 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है ये है सैन जोस। अक्षांश है 8 डिग्री 11 मिनट से लेकर के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर अगर हम देशांतर की बात करें तो 82 डिग्री 35 मिनट से लेकर के 85 डिग्री 55 मिनट पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 4.1 मिलियन। भाषा भी यहाँ की स्पेनिश है। यह जो राष्ट्र है यह कृषि प्रधान राष्ट्र है। काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण उपज यहाँ की है, मतलब काफ़ी भी यहाँ का प्रमुख जितने भी यहाँ मिल रहे हैं सबका आप देख रहे हैं सब चीज़ें कॉमन हैं। फिर देश के निर्यात का आधा कॉफ़ी होता है, अर्थात देश में जितने भी निर्यात किए जाते हैं उसमें आधा हिस्सा किसका है, इसी कॉफ़ी का होता है। निर्यात की अन्य वस्तुओं में केला है, कोकोआ है, पशु है और हाल में चीनी भी निर्यात होने लगी है, ऐसा हमको स्पष्ट होना चाहिए। फिर हम बात करें सैन जोस। सैन जोस जो है ये क्या है, इस देश की राजधानी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपको मिलता है सैन जोस। सैन जोस जो है इसी कोस्टारिका की राजधानी है और देश का राजधानी जो प्रशांत तट पर पहाड़ों के बीच स्थित है। हाँ, ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। साथ में अटलांटिक तट पर स्थित लिमोन शहर से रेल द्वारा जुड़ा है, क्योंकि इस तट पर आपको मिलता है लिमोन शहर, तो लिमोन शहर से सैन जोस रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ऐसा
यहाँ पर छोटा मोटा इंफॉर्मेशन है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। फिर अगला जो हमको मिलता है वो है पनामा सिटी, यानी पनामा राष्ट्र है और इसका एक पनामा सिटी है, ये है पनामा राष्ट्र। अब पनामा राष्ट्र के विषय में अगर डिस्कशन किया जाए तो इसका जो टोटल एरिया है ये है 77,082 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी क्या है? पनामा। पनामा वैसे सिटी है, ध्यान रखिएगा, पनामा सिटी है, तो पनामा सिटी इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर है ये है, देखिए पनामा सिटी इसकी राजधानी है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं पनामा सिटी राजधानी है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 9 डिग्री 40 मिनट उत्तर से प्रारंभ होता है और देशांतरी जो विस्तार है 77 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 83 डिग्री पश्चिम तक है। इसकी जो जनसंख्या है यह है 2.9 मिलियन। भाषा है स्पेनिश और अंग्रेजी। ज़्यादातर यहाँ पर केंद्रीय अमेरिका के जो लोग हैं ये स्पेनिश ही बोलते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर स्पेन का क्या है? आधिपत्य है, अर्थात स्पेन की यह अतीत में कॉलोनी रहे हैं, तो इस आधार पर यहाँ की भाषाएं स्पेनिश है। और जब आप दक्षिण अमेरिका में चले जाते हैं तो वहाँ पर पुर्तगाल का उपनिवेश था, इसलिए वहाँ की भी भाषा कहीं न कहीं स्पेनिश ही थी। और इसी आधार पर केंद्रीय अमेरिका, मध्य अमेरिका और लैटिन मतलब दक्षिणी अमेरिका को मिला करके बनता है लैटिन अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर उपनिवेश किसका था? स्पेन का या तो पुर्तगाल का। लेकिन अगर कनाडा और यूएस की बात करें तो वहाँ पर उपनिवेश आप देखते हैं फ्रांस का मिलता है, यूके का मिलता है, और ये दोनों इंग्लिश के हैं तो इसलिए उनको कहते हैं आंग्ल अमेरिका। फिर यहाँ पर जो अगला इंफॉर्मेशन है ये है स्थल संधि, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। अर्थात यहाँ पर पनामा स्थमस है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। तो यहाँ पर एक स्थल संधि है, जल संधि नहीं, स्थल संधि है। के दक्षिणी छोर पर पनामा का भू क्षेत्र पतली पट्टी सा है। इसके सबसे संकरा बिंदु, जो इसका सबसे संकरा बिंदु है, जो 50 मील चौड़ा है, पर प्रसिद्ध पनामा नहर बनाई गई है। पनामा नहर इसी पनामा सिटी में बनी है और यहाँ पर अगर टोटल इसकी चौड़ाई देखी जाए तो लगभग 50 मील है। और काफ़ी मतलब अगर चौड़ाई कम है तो यहाँ पर काट करके नहर बनाने का प्रयास किया गया और नहर बनाई गई है। उद्देश्य जिससे अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ा जा सके। इसके मतलब इसने 1903 में 1903 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। मतलब यह 1903 में स्वतंत्र घोषित हो गया पनामा राष्ट्र। फिर अगला जो हमको इन्फॉर्मेशन है पनामा के विषय में ही है। ये भी जो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है पनामा के विषय में ही है। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, लेकिन लगभग आधी भूमि पर खेती नहीं होती। यहाँ की जो आधे से ज़्यादा भूमि है यहाँ पर खेती नहीं होती है। यहाँ की जो मुख्य फसल है उसमें केला है, काफ़ी है और अनाज है। उद्योग मुख्यतः चीनी और मादक पेय पदार्थों पर केंद्रित है। समुद्री केकड़ा और झींगों की प्रजाति के समुद्री उत्पादन प्रसिद्ध हैं। लकड़ी विशेष रूप से महोगनी के बड़े भंडार हैं, अर्थात यहाँ पर महोगनी, एबोनी, ये सब जो होते हैं जो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश के वनस्पति हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो पनामा शहर है जो इसकी राजधानी है, यह देश की राजधानी जो केंद्रीय अमेरिका, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय अमेरिकी देशों का एकमात्र तटीय स्थित राजधानी है। यह तट पर स्थित राजधानी है केंद्रीय अमेरिका की, क्योंकि इससे पूर्व आपने जब बात किया सैन जोस, तो सैन जोस भी तट पर नहीं स्थित है। सैन जोस भी थोड़ा तट से अंदर है। यहाँ पर ये देखिए सैन जोस है जो तट से अंदर है। तो तट पर स्थित यह एकमात्र राजधानी मिलेगी केंद्रीय अमेरिका की। फिर हम बात करें जो हमारे कैरेबियन द्वीप हैं, अर्थात कैरेबियन सागर है, यहाँ पर ये है कैरेबियन सागर। और इस कैरेबियन सागर के यहाँ पर ये जो मिलते हैं क्षेत्र, इसको कहते हैं कैरेबियन द्वीप। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं कैरेबियन द्वीप। और इस कैरेबियन द्वीप में भी दो पार्ट हमको देखने को मिलता है। एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज और एक है जिसको कहते हैं लेसर एंटिलीज। तो ये है हमारे कैरेबियन द्वीप। इसमें जो इधर के पार्ट हैं, इधर वाले ये वाले, इसको कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज, और जो इधर वाले पार्ट हैं इसको कहते हैं लेसर एंटिलीज। तो यहाँ पर दो पार्ट हो जाता है कैरेबियन द्वीप में। तो कैरेबियन द्वीप वेस्ट इंडीज अथवा कैरेबियन द्वीप के अंतर्गत अनेक छोटे एवं बड़े द्वीप आते हैं। इन्हीं को हम लोग वेस्ट इंडीज का नाम भी देते हैं, क्योंकि वेस्ट में ये सब आइलैंड हैं, तो इसलिए इनका नाम वेस्ट इंडीज भी रखा जाता है। ऐसा कभी कभी पूछा जाता है। और क्रिकेट की एक टीम भी बनी है वेस्ट इंडीज करके। तो वेस्ट इंडीज का तात्पर्य है उसमें इन सभी छोटे छोटे द्वीपों जो राष्ट्र के रूप में निर्मित हैं, इन सभी राष्ट्रों को मिला करके एक टीम बनाई जाती है, जिस टीम का नाम है वेस्ट इंडीज की टीम।
तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज अथवा कैरेबियन द्वीपों के, ध्यान रखिएगा, कैरेबियन द्वीपों के अंतर्गत अनेक छोटे एवं बड़े द्वीप आते हैं। कभी कभी इन्हें एंटलीज के नाम से भी जाना जाता है। और एंटलीज को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक है ग्रेटर एंटलीज और एक है लेसर एंटलीज। इनको कई नाम दिया जाता है, कैरेबियन द्वीप कहा जाता है, वेस्ट इंडीज कहा जाता है, फिर ग्रेटर एंटलीज और लेसर एंटलीज कहा जाता है। इधर के जो पार्ट है ये है ग्रेटर एंटलीज और इधर का जो पार्ट है ये है लेसर एंटलीज। तो ये नाम हमको याद रखना, ये है ग्रेटर एंटलीज, ये है लेसर एंटलीज। फिर इन द्वीपों में से अब बहुत से द्वीप एक स्वतंत्र देश बन चुके हैं। जो ये छोटे छोटे द्वीप हैं ये सब अब वर्तमान में बहुत से राष्ट्र बन चुके हैं, ऐसा हमको स्पष्टता होनी चाहिए। तो आइए इसी पर स्पष्टता हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है बहामा। यहाँ पर आपको देखने को मिलता ये है बहामा, ये है बहामा। बहामा का जो टोटल एरिया है ये है 13,880 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है नसाउ। यहीं पर आपको ये जो यहाँ वाला बॉर्डर मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नसाउ। क्या देखने को मिलता है? नसाउ। ऐसा ध्यान रखिएगा, नसाउ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको एटलस में प्रॉपर ढंग से इसको लोकेट करते हुए चलना है। साथ में जो इसका अक्षांशीय विस्तार है यह आपको 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री 17 मिनट तक मिलता है। देशांतर जो है 72 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 10 मिनट पश्चिम तक मिलता है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है 3,08,000 है। फिर बात करें यहाँ की जो भाषा है यह अंग्रेजी है। यहाँ पर जो बहामा राज्य है यह फ्लोरिडा के दक्षिणी पूर्वी तट पर है, क्योंकि यह फ्लोरिडा का तट है। फ्लोरिडा एक प्रायद्वीप है और ये किसका पार्ट है? तो यह अल्बामा का पार्ट है। अल्बामा जो यूएस का एक राज्य है, इसी का विस्तार आपको देखने को मिलता है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और कितना किलोमीटर दूर है? तो 1200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर अगर बात करें तो अंडोरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है किसका? बहामास का। तो बहामास कई द्वीपों का एक समुच्चय है, अर्थात ऐसा नहीं कि बहामास केवल अकेले है। बहामास में कई छोटे छोटे द्वीप मिलकर के बनाए गए हैं। तो बहामास का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है अंडोरा। क्या नाम है? अंडोरा। परंतु न्यू प्रोविडेंस सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जनसंख्या युक्त द्वीप है। इसी में जो एक छोटा द्वीप है जिसका नाम है न्यू प्रोविडेंस, यह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जनसंख्या युक्त द्वीप है, ऐसा हमको स्पष्टता होनी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें, इसी द्वीप पर राजधानी नसाउ अवस्थित है। जो राजधानी है यह इसी पर स्थित है। जो न्यू प्रोविडेंस स्टेट है, मतलब एक द्वीप है, इसी न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर स्थित है इसकी राजधानी नसाउ। पर्यटन मुख्य यहाँ का उद्योग है और मछली पकड़ना मुख्य यहाँ का धंधा है। फल और सब्जियां भी यहाँ पर कह सकते हैं पैदा होती हैं। तो ऐसा हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो ये है बहामा के विषय में कुछ जानकारी। फिर अगले तथ्यात्मक ज्ञान की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पर जो अगला तथ्य है ये है क्यूबा के विषय में। यहाँ पर आपको देखने को मिलता ये है क्यूबा। ये जो क्यूबा है, अगर हम क्यूबा के विषय में चर्चा करें तो क्यूबा का जो टोटल एरिया है यह है 1,10,860 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है हवाना। तो हवाना इसकी राजधानी है। यह एटलस का इमेज है और आपको एटलस को ही देखते रहना है और आपको सभी लोकेशन बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये है 19 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 5 मिनट उत्तर तक है। देशांतरी विस्तार जो है 74 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 85 डिग्री पश्चिम तक है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है यह है 11.2 मिलियन। फिर यहाँ की जो भाषा है यह है स्पेनिश। क्या है भाषा? स्पेनिश है। फिर यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ग्रेटर एंटलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को एंटलीज का मोती कहा जाता है, अर्थात जब यहाँ से यहाँ तक की हम बात करते हैं तो एक ग्रेटर एंटलीज के पार्ट है। तो यही कह रहा है कि ग्रेटर एंटलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को एंटलीज का मोती कहा जाता है। जैसे एक माला होती है तो माला में एक जो सबसे बड़ी कह सकते हैं मणिका होती है उसी को कहते हैं मोती। तो यहाँ पर क्यूबा संसार में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोग अक्सर ये पढ़ते होंगे क्यूबा के विषय में कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो वो है क्यूबा। तो क्यूबा यही है। क्यूबा संसार में यहाँ पर देखिए चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरे नंबर की फसल यहाँ की क्या है? तंबाकू है, अर्थात दूसरे नंबर की जो फसल यहाँ की है वो क्या है? तंबाकू है। हाल के वर्षों में पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पकड़ने का उद्योग महत्वपूर्ण हो गया है। क्यूबा में निकेल की किसकी? निकेल के कॉफ़ी भंडार हैं, मतलब निकेल का यहाँ पर पर्याप्त भंडार है। साथ में
यहाँ तांबा है, क्रोमाइट है और मैग्नीज भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर गैंगनीज नहीं बल्कि मैंगनीज होगा, क्या होगा, मैंगनीज भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर हम बात करें क्यूबा की जो राजधानी है ये है हवाना और मुख्य पत्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाना जो है यह मुख्य पत्तन है अर्थात बंदरगाह है, साथ में यह यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा है। तो यह इसके विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगले तथ्य की अगर हम बात करें तो अगला जो यहाँ पर हमको राष्ट्र मिलता है ये है जमाइका। जमाइका आप देखिए यहाँ पर ये मिलता है जमाइका, ये है जमाइका। जमाइका का जो टोटल एरिया है यह है 10,990 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है किंगस्टन। क्या है, किंगस्टन इसकी राजधानी है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 17 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 18 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांत अक्षांश पर है। इसका जो देशांतरी विस्तार है यह है 76 डिग्री 10 मिनट से 78 डिग्री 20 मिनट पश्चिम में है। सब पश्चिम में है क्योंकि यह यूके की तुलना में सब पश्चिम में ही है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 2.6 मिलियन। यहाँ की जो भाषा है यह है अंग्रेजी एवं जमाइकन रिसेल। साथ में जमाइका वेस्ट इंडीज के ग्रेटर एंटिलीज समूह का एक द्वीप है। यह भी हमको स्पष्ट है क्योंकि वेस्ट इंडीज के ग्रेटर एंटिलीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज में हमारे लेसर एंटिलीज और ग्रेटर एंटिलीज दोनों आता है, तो ये जो ग्रेटर एंटिलीज है इसका पार्ट है, ऐसा हमको स्पष्ट होना चाहिए। फिर बात कर रहा है जो कैरेबियन सागर में क्यूबा से, कहाँ पर, कैरेबियन सागर में क्यूबा से 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ठीक है बात। फिर यहाँ पर कह रहा है कृषि, खनन और पर्यटन अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। मुख्य फसल यहाँ की कौन सी है, गन्ना है। क्यूबा में मुख्य फसल क्या है, गन्ना है, और जमाइका में भी क्या है, गन्ना है। सीरा और रम महत्वपूर्ण उप उत्पादन है क्योंकि अगर आप गन्ने का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में सीरा और रम प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर केलों, रसीले फलों और नारियल का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। जमाइका संसार में बॉक्साइट और एल्युमिनियम पैदा करने वाला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्र है। तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए, बाकी तथ्य भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा विश्व में एल्युमिनियम और बॉक्साइट का प्रोडक्शन करने वाला राष्ट्र है उसका नाम है जमाइका। अन्य उद्योग यहाँ कर कौन कौन से हैं, यहाँ पर सीमेंट उद्योग है, तंबाकू उद्योग है और उपभोग की वस्तुएं कास्ट स्थलाकृति। तो कास्ट स्थलाकृति अर्थात चूना पत्थर की यहाँ पर स्थलाकृति है और चूना पत्थर की स्थलाकृति होने के कारण ही यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा विकसित है क्योंकि सीमेंट में हम लोग चूना पत्थर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ तथ्यात्मक ज्ञान दिया गया है। फिर अगर हम अगले तथ्य की बात करें तो अगला तथ्य यहाँ पर है हैती। अब हैती को आप देखिए तो यह एक ही टापू का दो पार्ट है। एक पार्ट पर आपको मिलता है डोमिनिकन रिपब्लिक और एक पार्ट पर मिलता है हैती। तो हैती के विषय में हमको स्पष्ट होना चाहिए कि जो हैती है यह आप देखिए, हैती की जो राजधानी है ये है पोर्ट ऑफ प्रिंस। क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो पोर्ट ऑफ प्रिंस इसी हैती की राजधानी है। फिर यहाँ का जो टोटल एरिया है ये है 27,750 वर्ग किलोमीटर। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 18 डिग्री 20 मिनट से लेकर के, फिर यहाँ पर 18 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री 3 मिनट तक है। देशांतरी विस्तार 71 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिम तक है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 8.3 मिलियन। यहाँ की जो भाषा है यह है फ्रेंच शासकीय अक्रियालय। फिर हैती वेस्ट इंडीज का एक भाग है, तो वेस्ट इंडीज का ही ये सब भाग है, कोई यहाँ पर असुविधा तो होनी नहीं चाहिए। यह हिस्पैनियोला के पश्चिम भाग में स्थित है अर्थात हिस्पैनियोला, यह पूरा प्रायद्वीप जो मतलब यह पूरा जो द्वीप है जिस पे डोमिनिकन रिपब्लिक है और हैती है, यह दोनों एक ही द्वीप पर स्थित है और इस द्वीप का नाम है हिस्पैनियोला। तो हिस्पैनियोला के पश्चिम में स्थित है हैती। फिर हम बात करें यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ये स्पष्ट ही है क्योंकि कैरेबियन सी अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, ये सब अटलांटिक महासागर ही हैं। फिर यहाँ पर है, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है ये है कृषि उत्पाद, यहाँ पर कृषि है। अन्य उत्पाद में सीसल है, कपास है, खांड है, कोकोआ है और तंबाकू है। घरेलू खपत के लिए चावल भी पैदा किया जाता है। सीरे और रम और दूसरी किस्म की शराब बनती है और उनका निर्यात भी किया जाता है। साथ में यहाँ का जो मुख्य खनिज है ये है बॉक्साइट, जिसका निर्यात किया जाता है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का दूसरा सबसे बड़ा जो प्रमुख साधन है ये है पर्यटन।
पर्यटन भी यहाँ पर खूब विकसित है और पर्यटन से भी यहाँ पर अच्छी खासी कमाई हो जाती है। फिर यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध में सबसे निर्धन देशों में से एक है। पश्चिमी गोलार्ध में वैसे सबसे निर्धन देश की हम बात किए थे जो कोस्टारिका था, उसी प्रकार से उस निर्धन देशों में यह भी एक शामिल होता है। फिर अगला हम तथ्य बात करें तो अगला जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डोमिनिकन रिपब्लिक से है। अब डोमिनिकन रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो आप इसी पर देख सकते हैं, इधर का जो पार्ट है ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। अब डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें तो इसकी जो टोटल एरिया है 48,730 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है ये है सैंतो डोमिंगो, तो सैंतो डोमिंगो इसकी राजधानी है। साथ में जो इसका अक्षांशीय विस्तार है ये है 17 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 19 डिग्री उत्तरी में, और देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 71 डिग्री 55 मिनट पश्चिम में है। यहाँ पर ये सब याद नहीं करना, बस ये याद रखना है कि अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको ऐसा इंफॉर्मेशन अवश्य प्राप्त होगा एग्जाम में, अर्थात जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तो आप जब एक ही तथ्य को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते हैं तो ये सब कॉन्शियस माइंड आपके मस्तिष्क में कहीं न कहीं फीड हो जाते हैं। और जब फीड हो जाएंगे तो ऐसा हम नहीं कहते हैं कि एज इट इज आंकड़े आपको याद होंगे, लेकिन इतना अवश्य आपको अनुमान लगाने में मदद करेगा कि आप अपने बेहतर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। बस इसके पढ़ने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि हम इन सभी इंफॉर्मेशन को इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जिससे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में उठते बैठते यह इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे और एग्जाम हॉल में हम अनुमान सटीक लगा सकें। बस इतना उद्देश्य इसका है। तो इसलिए आपको एक बार, दो बार इसको पढ़ते रहना है, देखते रहना है, और यकीन करिएगा एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा इससे मदद मिलने वाला है। फिर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 8.5 है मिलियन, और भाषा है स्पेनिश। आरंभ में यह स्पेन के अधीन था और 1884 में इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई। यह हिस्पैनियोला के पूर्वी, तो हिस्पैनियोला आपने कहा कि ये पूरा द्वीप का नाम है हिस्पैनियोला, तो हिस्पैनियोला के पूर्वी 2/3 भागों पर विस्तृत है, अर्थात हिस्पैनियोला एक बहुत बड़ा द्वीप है और इसका एक पार्ट जो है हैती के अंडर है और 2 पार्ट जो है डोमिनिकन रिपब्लिक के अंतर्गत विद्यमान है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, यह ग्रेटर एंटिलीज का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब ग्रेटर एंटिलीज जो है इसमें सबसे बड़ा तो ऐसे क्यूबा मिला था, क्यूबा सबसे बड़ा था। उसके पश्चात दूसरा जो सबसे बड़ा है उसका नाम है हिस्पैनियोला, और हिस्पैनियोला 2 राष्ट्रों के अंडर में है, एक है हैती और एक है डोमिनिकन रिपब्लिक। फिर हम बात करें, यह कृषि प्रधान देश है। मुख्य फसलें गन्ना और कपास, गन्ना और काफ़ी यहाँ की हैं। फसलें कौन है? गन्ना और काफ़ी हैं। अगला जो हमको मिलता है ये है पोर्ट रिको। अब पोर्ट रिको की बात करें तो यह यूएस के अधीन है, ऐसा हमको स्पष्ट होना चाहिए। ये है पोर्ट रिको। ये किसके अधीन में है? तो यह यूएस के अधीन है। क्षेत्रफल यहाँ का टोटल है 8,891 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो राजधानी है ये है सैन जुआन, तो सैन जुआन यहाँ की राजधानी है। फिर यहाँ पर हम बात करें, इसकी पॉपुलेशन है 4 मिलियन। भाषा है स्पेनिश एवं अंग्रेजी। पोर्ट रिको का द्वीप वाह कैरेबियन में हिस्पैनियोला, हैती और डोमिनिकन गणराज्य से 50 मील पूर्व में स्थित है, अर्थात ये जो हिस्पैनियोला द्वीप है इससे कितना पूर्व में है? तो 50 मील पूर्व में स्थित है। फिर पोर्ट रिको पूर्ण रूप से कृषि प्रधान देश है। ऐसा है, पूर्ण रूप से कृषि प्रधान देश है। फिर यहाँ पर जिसकी अर्थव्यवस्था अब बड़ी तेजी से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यह यूएस के अधीन में रहा है। साथ में अगर हम बात करें, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं ये है गन्ना है, तंबाकू है और काफ़ी है। उद्योगों में मुख्य उद्योग चीनी के अलावा कपड़ा, सिले हुए वस्त्र, सिगार, एल्कोहल, रसायन और घरेलू उपकरण है। पर्यटन यहाँ के राजस्व का प्रमुख सोर्स है, तो यहाँ पर पर्यटन की भी सुविधाएं बहुत बेहतर विकसित हुई हैं। फिर अगले की अगर हम बात करें तो ये है एंटीगुआ एवं बाराबुडास। तो बाराबुडा और एंटीगुआ जो है ये कहाँ पे है? तो हमने आपसे स्पष्ट किया कि ये जो टोटल पार्ट है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न इंडीज, या इसी को हम कहते हैं कैरेबियन द्वीप। लेकिन इसी में इधर का जो पार्ट है यहाँ तक का, इसको कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज, और इधर का जो पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं लेसर एंटिलीज। तो लेसर एंटिलीज इतना छोटा छोटा यहाँ पर दिया है कि दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी एटलस के पेज पर आपको कॉर्नर पे लेसर एंटिलीज का एक अलग से इमेज दिखाई पड़ेगा। तो यह है लेसर एंटिलीज का इमेज, मतलब इसका यहीं पर यहाँ पर जूम आउट है। तो जो लेसर एंटिलीज यहाँ पर बहुत बारीक लिखा गया है, इसी का जूम आउट फेज यहाँ पर है। और इस लेसर एंटिलीज के भी 2 पार्ट हैं। एक है विंडवर्ड आइलैंड, अर्थात इधर वाला जो पार्ट है ये है विंडवर्ड,
और जो इधर वाला पार्ट है ये है लीवर्ड। क्या है? ये है लीवर्ड आइलैंड। तो लीवर्ड का तात्पर्य है कि जो कैरेबियन की तरफ है ये है लीवर्ड, और इधर का तात्पर्य है विंडवर्ड आइलैंड। और इसी लेसर एंटिलीज के आप देखिएगा यहाँ पर प्रारंभ में ही जो द्वीप मिल रहा है इसी का नाम है एंटीगुआ बारबडोस। क्या है? एंटीगुआ बारबडोस। तो यह एंटीगुआ बारबडोस का एरिया है। फिर यहाँ पर अगर बात करें कि इसका टोटल एरिया कितना है तो 442 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटे छोटे टापू हैं। राजधानी इसकी जो है ये सेंट जॉन्स है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो जनसंख्या है मात्र 66,664 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ की भाषा जो है अंग्रेजी है और पैटोइज है। यहाँ पर एंटीगुआ ब्रिटिश वेस्ट इंडीज के द्वीप में एक द्वीप है। फिर अगर बात करें राजनीतिक दृष्टि से बारबुडा और रेडोंटा नामक दो द्वीप का भाग है, अर्थात यहाँ पर दो द्वीप हैं, दो छोटे छोटे द्वीप हैं। और एक द्वीप जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक है बारबुडा और एक है रेडोंडा नामक दो द्वीप का ये भाग है, अर्थात दो मिलकर के बने हैं। यहाँ के मुख्य निवासी मिले जुले यूरोपीय निग्रो उद्भव के हैं। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। तो ज़्यादातर जो जनजातीय लोग होते हैं जो छोटे छोटे द्वीपों पर रहते हैं ये लोग कृषि प्रधान ही रहते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करें चीनी और कपास मुख्य निर्यात की वस्तुएं हैं। पर्यटन आय का मुख्य साधन है। तो यह इसके विषय में कुछ तथ्यात्मक ज्ञान था। अगर हम अगले की बात करें तो अगला हमको मिलता है बारबेडोस। अब बारबेडोस भी इसी लेसर एंटिलीज का पार्ट है। इसी लेसर एंटिलीज का जब आप जूम आउट फेज देखते हैं, इसी जूम आउट फेज में आपको मिलता है बारबडोस। ये है बारबडोस। बारबडोस की जो राजधानी है ये है ब्रिज टाउन। क्या है? ब्रिज टाउन। फिर यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 2,68,000। यहाँ पर एक तथ्य आपको स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ पर ये मिलियन गलत लिख दिया गया है, मात्र यहाँ पर होना चाहिए था 2,68,000। ठीक। फिर यहाँ की जो टोटल एरिया है ये है 430 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो भाषा है ये है अंग्रेजी। बारबडोस जो द्वीप है कैरेबियन सागर के द्वीपों में सबसे पूर्व में पड़ने वाला द्वीप है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पूर्व में स्थित स्थान है ये यही बारबडोस है। फिर यहाँ पर हम बात करें बारबडोस की जो अर्थव्यवस्था है यह कृषि प्रधान है, और पर्यटन यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं उद्यम का साधन है। देश का जो कुल निर्यात है यहाँ पर 90% चीनी, सीरा और रम है। ऐसा छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन इसके विषय में है जो हमको स्पष्ट होना चाहिए। फिर अगले की हम बात करें तो अगला हमको मिलता है ट्रिनिडाड और टोबैगो। तो ट्रिनिडाड और टोबैगो की बात करें तो यह भी इसी लेसर एंटिलीज का जो सबसे दक्षिणतम भाग है, यहाँ पर सबसे दक्षिणतम जो भाग है यहीं पर आपको देखने को मिलता है टोबागो। तो यह टोबागो है, और इसी के थोड़ा सा और दक्षिण में आ जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है ट्रिनिडाड। क्या देखने को मिलता है? तो ट्रिनिडाड, अर्थात यहाँ पर दोनों मिलते हैं टोबैगो और ट्रिनिडाड। तो यहाँ पर है टोबैगो और ट्रिनिडाड, ये देखने को मिलता है जो लेसर एंटिलीज का दक्षिणतम भाग है। तो यहाँ पर लिखा गया है एरिया 5,130 वर्ग किलोमीटर। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। जनसंख्या 1.3 मिलियन है। भाषा अंग्रेजी है। ट्रिनिडाड और टोबैगो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के सुदूर दक्षिण मतलब दक्षिण भाग में हैं, और वो भी विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिण में है, क्योंकि यह विंडवर्ड आइलैंड है। हमने कहा ना, एक होता है लीवर्ड, एक होता है विंडवर्ड। तो इधर का जो पार्ट है ये है लीवर्ड और इधर के पार्ट है विंडवर्ड। तो विंडवर्ड का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। लिखा है विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। और ट्रिनिडाड और टोबैगो पहले ब्रिटिश उपनिवेश था, जिसे 1962 में स्वतंत्रता मिली है, और 1976 में यह गणतंत्र हुआ है। मुख्य जो फसलें यहाँ पर हैं गन्ना है, खट्टे फल हैं और कोको है। यहाँ के उद्योग में तेल शोधन, निर्मित वस्तुएं और पर्यटन है। ये छोटे मोटे इससे संबंध से रखने वाले कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर हम अगले की बात करें तो अगला हमको मिलता है बारमूडा, और बारमूडा ट्रायंगल काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए बारमूडा के विषय में हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बारमूडा, अर्थात यह यूएस के किस तरफ है? तो यूएस के यह पूर्व में है और अटलांटिक महासागर में स्थित। इसकी जो राजधानी है ये है हैमिल्टन। क्या है? हैमिल्टन है। यहाँ का जो टोटल एरिया है यह है 53.3 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो जनसंख्या है
63,022 है। भाषा अंग्रेजी है। बारमूडा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक ही है, नॉर्थ अटलांटिक है, तो नॉर्थ अटलांटिक का है। और पश्चिम है, क्योंकि अटलांटिक महासागर तो बहुत विशाल है, एक उत्तरी अटलांटिक एक दक्षिणी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक में भी एक पूरब वाला पार्ट है, एक पश्चिम वाला पार्ट है, तो पूरब वाला पार्ट चला जाता है ब्रिटेन की तरफ और पश्चिम वाला पार्ट आ जाता है यूएस की तरफ, तो यह पश्चिमी भाग है। तो बरमूडा जो है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक में लगभग 300 प्रवाल द्वीपों का समूह है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर हैं और ये द्वीप किससे बने हैं? प्रवाल से बने हैं। यह न्यूयॉर्क सिटी से, तो जो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी आपको देखने को मिलता है और न्यूयॉर्क सिटी से यह बहुत कम दूरी पर स्थित है। और कितनी दूरी पर स्थित है? मात्र 11,120 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको मिलता है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क से इसकी जो लोकेशन है यह डिफाइन कर रहा है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य फसलें कौन हैं, तो सब्जियाँ यहाँ पर हैं, फूल है, विशेष रूप से ईस्टर लिली यहाँ पर फूल हैं, फिर केला है और संतरे की जाति के फल यहाँ पर पाए जाते हैं। और राजस्व का मुख्य साधन पर्यटन है। तो जितने भी द्वीपीय राष्ट्र होते हैं यहाँ पर पर्यटन के जो प्रमुख साधन होते हैं या खास करके कहीं ना कहीं पर्यटन से काफ़ी ज़्यादा राजस्व की कमाई करते हैं। तो इतने जो तथ्यात्मक ज्ञान थे यह कहीं ना कहीं मिडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका से संबंध रखते हैं और इसकी चर्चा आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और इसी के साथ देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले जितने भी छोटे मोटे या जितने भी मैसेज थे उन सबको हमने आपके साथ साझा किया है। अब हम लोग कल जो चर्चा करेंगे यह प्रारंभ होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो कल से हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो फिर मिलते हैं अब कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।